यूनिकैडमी की आज मुफरत दवा है ब्रंजासफ। उर्दू में इसे ब्रंजासफ ही कहते हैं। आप देख रहे हैं बाएं जानिब छोटे छोटे फूलों वाला जो छतरी नुमा एक ग्रुप में लगे रहते हैं। इनके अलावा जो खास बात है उनकी पत्तियां है। आप गौर कीजिए, इसकी पत्तियां बिल्कुल अनोखी होती हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसील। ब्रंजासफ को अंग्रेजी में कॉमन यारो कहते हैं, लातिनी में अचेली मिलीफोलियम, अरबी में शोएला, फारसी में बुए मादरा, हिंदी गुजराती गुंदार या भूत केसी, मराठी में राजमारी, संस्कृत सिंधी गोदुर कहते हैं। ब्रंजासफ तकरीबन 3000 साल से ज्यादा हो गए यूनान में दवान इस्तेमाल हो रहा है। खूबसूरत बहुत सारे रंगों वाले सफेद, जर्द, गुलाबी, बनफशी, सुर्ख और खालिस सुर्ख फूलों की वजह से ब्रंजासफ के मुख्तलिफ पौधों को गार्डन, आंगन और पार्कों में लगाया जाता है। ये आप देखिए कितने रंगारंग किस्म के ब्रंजासफ के पौधे हैं। ये जितने नजर आ रहे हैं ये सब ब्रंजासफ के पौधे हैं। ब्रंजासफ की तकरीबन 130 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। सिर्फ ये जिसका जिक्र हो रहा है इसकी कितनी किस्में ये आपके सामने हैं। ब्रंजासफ स्टोलोनिफेरस अंदाज में उफ़क़ी तौर पर आगे बढ़कर नए नए पौधे बनाता है। इसके अफजाइश का तरीका मुलेठी की तरह है। मुलेठी भी इसी तरह बढ़ता था। आप ये देखेंगे, इसे कहते हैं स्टोलोनिफेरस। एक पौधा होता है, वो उगने के बाद उसके नीचे जड़ के पास से एक उफ़क़ी इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक शाख निकलती है जो आगे जाके फिर एक नए पौधे को जन्म देती है और वहां से एक नया पौधा बनता है। इसी तरह आप ये नीचे देख रहे हैं, ये ब्रंजासफ का पौधा है, ये उसकी पत्तियां हैं। यहाँ पर इस जड़ के पास से ये देखिए एक नई शाख जैसी निकल रही है। अब ये आगे जाएगी और आगे जाने के बाद नया पौधा बनाएगी। इसे कहते हैं स्टोलोनिफेरस। ये एफसंतीन से मुशाबे 1 मीटर तक ऊंचा होता है, जिसका सिर्फ एक ही तना होता है। ये एक ब्रंजासफ का पौधा सिर्फ दरमियान में एक बारीक सा तना ऊंचा उठता जाता है। बीच के तने पर चारों तरफ पत्तियां लगते जाती हैं और बिल्कुल ऊपर जाने के बाद तमाम फूल एक साथ छतरी नुमा अंदाज में खुलते हैं। जब कई शाखें भी होती हैं, तने के बालाई सिरे पर फूलों का छतरी नुमा गुच्छा लगता है। पूरे पौधे पर एक लेसदार रुतूबत निकलते रहती है। जब भी आप इस पौधे को छुएंगे तो आपके हाथों में एक लेसदार रुतूबत सी महसूस होगी। यह है फूलों का गुच्छा। बात खास ये रहती है कि इसके तमाम फूल जो होते रहते हैं बिल्कुल बालाई पर जाने के बाद जैसे लगता है सबके दरमियान एक किस्म का मुकाबला चल रहा है कि एक ही सतह पर जाने के बाद खुलेंगे। असल ब्रंजासफ पौधे की हतमी शनाख्त बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी पहचान क्या होगी, इसमें बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन तमाम किस्मों में दवाई खास पाए जाते हैं। कैसूम नाम का एक पौधा होता है जो ब्रंजासफ नहीं होता। बाज अतिब्बा ने इसे भी नर ब्रंजासफ बताया है। ब्रंजासफ में जून से लेकर सितंबर के दरमियान बहुत फल आते हैं। इसका मजा तल्ख होता है। इसकी बू जो है बाबूने की तरह होती है, लेकिन बहुत खुशगवार नहीं रहती। पत्ते छोटे छोटे होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सुर्ख रंग का ब्रंजासफ है, लेकिन इसके नीचे आप उसकी पत्तियों को देखिए गौर से। पत्ते छोटे छोटे 2 से 8 इंच लंबे होते हैं। बहुत मखसूस शक्ल के पत्ते हैं। इसके रोएदार होते हैं और 2 से 3 हिस्सों में मुनकसिम होते हैं। इन पत्तों को हम करीब से देखेंगे। यह आपको एक तन्हा पत्ता नजर आ रहा है। बाजू में कई छोटे छोटे रेशे जैसे निकलते हैं। ये भी उसकी छोटी छोटी पत्तियों जैसी रहती है, लेकिन असल पत्ता ये है। ये पूरा पत्ता जो है उस ब्रंजासफ का पत्ता है। अगर आप इसको हाथ में ले लें तो देखिए कैसे नजर आता है। ये पत्ता सोए की तरह बेशुमार पत्तियां होने ही की वजह से इसका नाम मिलीफोलियम पड़ा। मिलीफोलियम यानी बेशुमार पत्तियों वाला। शाखें बारीक बारीक पहलूदार और खुरदरी होती हैं। ये पत्तियों को आप और ज्यादा करीब से देख रहे हैं। हर पत्ती के दरमियान से बारीक बारीक रेशे जैसी पत्तियां और निकलती हैं और रोएं पाई जाती हैं उस पर। ये सोए का पत्ता है। इसमें भी बहुत बारीक बारीक पत्तियां होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां और ये ब्रंजासफ की पत्तियां। यह उसकी शाख बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि कभी 8 पहलू कभी 4 पहलू ऐसे उसके तना पाया जाता है। हर जानिब पत्तियां निकलती हैं। इसके फूल, ये है उसके फूल, सोए के मानिंद बारीक बारीक पंखड़ियों वाले। हर शाख के सिरे पर छोटी छतरी की तरह 3 से 5 सेंटीमीटर कुत्र के गुच्छे लगते हैं। ये एक फूल है तन्हा आपके सामने, और ये उसकी पंखड़ियां हैं। ये पूरे फूलों का गुच्छा है जो एक ही सतह पर एक ही लेवल पर आके खिलना चाहते हैं। इसीलिए इसे कोरिम्ब कहा जाता है, छतरदार। वैसे तो ब्रंजासफ के फूल मुख्तलिफ रंग के होते हैं जैसा कि आपने देखा, लेकिन सफेद फूलों वाला ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सफेद रंग का ब्रंजासफ है और ये सोए का पौधा बताया जा रहा है। यहाँ पत्तियों पर आप गौर करें तो नजर आएगा। इसके फूलों का गुच्छा ये भी छतरी नुमा होता है, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है। ये सब एक सतह पर नहीं होते जैसा कि ये एक सतह पर होते हैं तमाम फूल। फल, इसके फल फूलों के मुकाम पर इस सौंफ की शक्ल के बेशुमार फल लग जाते हैं। जितने फूल होते हैं
उतने ही फल लग जाते हैं जिनमें तुख्म भरे होते हैं। यह है उनका तुख्म जो असल में फल जैसा रहता है, इसके अंदर तुख्म निकलता है। ब्रंजासफ के इस्तेमाल होने वाले अज्जा है वो पंचांग है, यानी पूरा के पूरा पौधा जो है इसका फूल, पत्तियां, डालियां, टहनियां सब कुछ इसका इस्तेमाल होता है, एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में इस अंदाज में आपको ब्रंजासफ मिल जाएंगे, पूरा पंचांग मिलेगा। इसके अंदर फूल भी है, टहनियां भी है, पत्ते भी है। और यह है बोटेनिकल डायग्राम। पत्तियां आप देख सकते हैं, एक फूल और उसके बाद उसमें जो तन्हा फूल का जो हिस्सा नजर आता है वो ये पूरी की पूरी उसकी छत्ता है, गुच्छा है। बाद में इसमें फल लग जाएंगे जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। ये अफसंतीन का पौधा है। आप देख रहे हैं ब्रंजासफ का पौधा कैसा नजर आ रहा है, बोटेनिकल डायग्राम उसका। और उसके बाद ये है अफसंतीन का पौधा। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन ब्रंजासफ की पत्तियां बिल्कुल अलग है, इसलिए पहचान लें। कहा जाता है कि ब्रंजासफ से मिलता जुलता है। पत्तियां दोनों की अलग हैं। और फूलों का अंदाज ये आप देख रहे हैं, शाख पे फूल, ये है अफसंतीन का। और यहाँ पर आप ऊपर के जानिब एक छतरी नुमा अंदाज में फूल लगते हैं। इंडो पाक में, इंडिया में सिर्फ कश्मीर और शुमाली इलाके में ही ब्रंजासफ मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में ये तमाम इलाकों में मिलता है। इंडो पाक के शुमाल और मगरिब में मौजूद बहुत सारे ममालिक में, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, इराक, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, इन सारे इलाकों में आप देख रहे हैं एक बड़े इलाके में ब्रंजासफ की कुदरती पैदावार होती है। आइए अब ब्रंजासफ के अफ़ाल व ख़वास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नफ़े खास। ब्रंजासफ का सबसे जो खास एक्शन है वो है मुहल्लिले औराम अहशा। ये अहशा यानी यहाँ पर उसका मीनिंग दिया हुआ है, तमाम जो हमारे शिकम में जितने खास आज़ा हैं, जिगर, तिहाल, गुर्दे, मसाना, रहम, मैदा व आमा, इन तमाम में किसी किस्म की अगर सूजन है, उसमें वरम है, किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको तहलील करने की खासियत जो है वो ब्रंजासफ में पाई जाती है। तो इसका नफ़े खास जो है मुहल्लिले औराम अहशा। इसके मशहूर अफ़ाल व ख़वास आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। मुहल्लिले औराम अहशा पहला फेल है। मुदिर्र बौल व हैज है, पेशाब और हैज का इदरार करता है, उनको जारी करता है। मुखरिज जनीन व मशीमा है, जनीन को भी और साथ में प्लासेंटा और मशीमा को भी खारिज कर देने की सलाहियत रखता है। ये मुफत्तित हिसात है, पथरी को तोड़ता है। हिसात पथरी को कहते हैं, तो पथरी को तोड़ता है। मुफत्तह सुदद है, सुदद रुकावट को कहते हैं, फतह खोलने वाले को। मुफत्तह सुदद है, आशा में या किसी भी आज़ा में किसी किस्म की रुकावट हो, सूजन आ गई हो और उसकी वजह से उसका फेल अंजाम नहीं पा रहा है, उसका एक्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है, ऐसी सूरत में मुफत्तह सुदद काम करता है, रुकावटों को खोलता है। मुहर्रिक आसाब है, आसाब को तहरीक देता है, स्टिमुलेट करता है। मुलत्तिफ है, नरमी पैदा करता है। मुहर्रिक है, पसीना लाता है, इर्क पसीने को कहते हैं। दाफे हुम्मा है, ये बुखार को कम करता है। मुसक्किन दर्द मुकामी है, मुकामी तौर से दर्द को तस्कीन देता है। ये है इसके मशहूर फेल। इन अफ़ाल ख़वास की बुनियाद पे हम इनके इस्तेमाल देखेंगे। मुहल्लिल औराम आशा होने की हैसियत से ज़ोफ़े मैदा, अमा, वर्म जिगर, ज़ोफ़े गुर्दा व मसाना, यरकान, वर्म रहम जैसे अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका बताया जा रहा है, या तो पंचांग का यानी इसके पूरे पौधे का जो शांदा तैयार करेंगे, शरबत बना सकते हैं, या पेड़ों पर इसका ले पंचांग का ज़मात बना के और उसको लगाया जा सकता है। इसका दूसरा काम बताया गया था, ये मुद्रे बौल व हैज़ है। मुद्रे बौल व हैज़ होने की वजह से एहतिबास से बौल, पेशाब की तकलीफ हो, पेशाब मुश्किल से आता हो, हुरकतुल बौल, पेशाब में जलन हो, साथ गुर्दा व मसाना की कैफियत हो, इस्तिस्का, पानी भर जाता है, जो शिकम में पानी भर जाता है, लहमी यानी जनरल अनासारका की वजह से हो या किसी कल्ब के मर्ज की वजह से हो। एहतिबास से हैज़ और उसर हैज़ में भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे। एहतिबास से हैज़ और उसर हैज़ में भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। तरीका जो है वो बताया जाएगा कि पेड़ों पर नुतूल करें, यानी ये यहाँ पर ये तरीका बताया जा रहा है कि पानी जो शांदा जो है वो नीम गर्म हालत में ले और जिस मुकाम पर तकलीफ हो उस मुकाम पर उसको तरेरा दे, उसको गिराएं। जैसे पेड़ों पर उसर हैज़ की तकलीफ में या वर्म रहम की तकलीफ में पेड़ों के मुकाम पर तकलीफ ज्यादा रहती है, तो वहां पर हम इसको नुतूल कर सकते हैं, कुछ ऊंचाई से उसके नीम गर्म पानी को गिराएं ताकि उसको आराम पड़ जाए। या उस मुकाम पर हम ज़मात भी लगा सकते हैं। उसारा इसका पिलाया जाता है। पंचांग के जोशांदे में आबजन भी कराया जाता है। आबजन उसके पानी में मरीजा को बिठा देना, ये आबजन कहलाता है। मुखरिज जनीन और मशीमा यानी जनीन और मशीमा को, प्लासेंटा को खारिज करता है। मुख्तसरन ये कि इससे इस्कात का खतरा होता है। अगर तिब्बी जरूरत के तहत किया जा रहा हो तो ठीक है, वरना इससे एहतियात की जरूरत है कि ब्रंजासफ से ये एक तकलीफ हो सकती है। हामिला मरीजा को इस्तेमाल करने से पहले सोचें।
رحم میں پھنسی آلائش کو بھی نکال دیتا ہے، اتباع سے حیض میں آرام دیتا ہے۔ طریقہ وہی ہے، پنچانگ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے برنجاسف کے۔ جو شاندہ استعمال کریں یا شربت پلائیں، جو شاندے میں افزن کرائیں۔ اور ایک خاص ترکیب یہاں بتائی گئی ہے، اس کے جو شاندے میں کچھ کالی مرچ ملا لیں اور اس میں کپڑا تر کر کے اندام نہانی میں رکھیں، اس سے بھی مشیمہ اور جنین وہ مکمل طور سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مفتت حسات ہے، پتھری کو توڑتا ہے۔ حسات گردہ و مثانہ کی شکایت میں استعمال کریں گے، طریقہ وہی رہے گا، پنچانگ کا استعمال ہے، یا جو شاندہ بنا لیں یا شربت بنا لیں۔ مفتح سدد ہے، سدوں کو، رکاوٹوں کو کھولتا ہے، تو یرقان خاص طور سے سدوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو سدہ جگر میں بھی استعمال کریں گے، یرقان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سدہ تحال، سدہ رحم، سدہ مثانہ، سدہ کلیہ، یعنی تمام جو احشاء ہمارے شکم میں جو اعضاء ہیں ان کے سدوں کے لیے یہ اچھا اور بہت بہترین مانا جاتا ہے۔ خاص طور سے سدہ رحم کے لیے بھی اس کا ذکر کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ایک اور خاص جو ذکر کیا گیا ہے وہ دماغی سدوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور طریقہ استعمال کا جو رہے گا وہ پنچانگ ہے، جو شاندہ پلائیں یا شربت بنا کے پلائیں۔ محرک اعصاب ہونے کی وجہ سے اعصاب کو تحریک اور اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے بہت سارے جو امراض جن کے اندر ذوف واقع ہو جاتا ہے، ذوف اعصاب والی کیفیت ہے، استرخاء ڈھیلا پن، یہ استرخائی کیفیت ہے، لقوہ یا فالج کی کیفیت، دماغی کمزوری، یا کوئی حصہ سن ہو رہا ہے جسے ہم خدر کہتے ہیں، نسیان کا عرضہ ہے، ایسے میں ہم اس کا جو شاندہ یا شربت بنا کر پلائیں۔ یہ ملطف ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، لطافت پیدا کرتا ہے۔ تو خاص طور سے حلق کے امراض میں بہت الصوت، جب آواز بیٹھ گئی ہے، سوزش حلق ہو رہی ہے یا ورمی کیفیت حلق میں، ایسی کنڈیشن میں ہم پنچانگ کا جو شاندہ پلائیں یا پھر پنچانگ کو ہی شہد میں ملا کر لوک کے طور پر چٹائیں۔ دیگر افعال جو بتائے گئے اس کے، وہ نافع غشی ہے، بے ہوشی کو فائدہ کرتا ہے جب کسی وجہ سے کمزوری نقاہت سے محسوس ہو۔ نافع زکام ہے، ورم حلق اور سر درد میں فائدہ کرتا ہے۔ مسکن درد ہے، مقامی طور سے مسکن درد ہے۔ مقوی معدہ ہے، معدے کو تقویت دیتا ہے۔ قاتل وہ مخرج دیدان ہے، پیٹ کے کیڑوں کو، آما کے کیڑوں کو قتل بھی کرتا ہے، ان کا اخراج بھی کر دیتا ہے۔ یہ رادع ہے، کسی جگہ پر اگر کوئی مواد پھنسا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اگر وہاں پر اس کا لیپ کیا جائے، اس کے ضماد کیا جائے، تو وہاں سے وہ مواد یا وہ مادہ جو ہے وہ دوسری طرف پلٹ جاتا ہے، یا اس فعل کو رادع کہتے ہیں۔ نافع سیلان الرحم ہے، سفید پانی کی شکایت خواتین کو ہوتی ہے، اس میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ نافع دمہ ہے، دمہ کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ مدمل قروح ہے، اس کا جو پنچانگ کا صفوف اور پاؤڈر جو ہے یا ضماد جو ہے یہ زخموں کو بھرتا ہے۔ دافع حشرات الارض ہے، بہت سارے کیڑے مکوڑے اس کی خوب برداشت نہیں کرتے اور وہ اس مکان سے، اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی دھونی دی جاتی ہے جس سے بھی وہ دور چلے جاتے ہیں۔ یہ نافع عقرب غزیدگی ہے، یعنی بچھو کے کاٹے سے کاٹے ہوئے جگہ پر اگر اس کو لگائیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ آسان نسخے برنجاسف کے ہیں، عرق برنجاسف بنایا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے۔ طریقہ برنجاسف کے پنچانگ کا صفوف 250 گرام لیں، پاؤ بھر، اس کو 4 کلو پانی میں رات کو بھگا دیں، رات بھر بھیگے گا، صبح اسے عرق نکال لیں، مخصوص جو برتن ہوتا ہے کرامبیک کہا جاتا ہے، اس سے عرق کشید کر لیں، اور یہ جو عرق ہے 50 سے 100 ملی لیٹر تک 1 سے 2 وقت استعمال کرنے سے سوجن، ورم آشا جسے کہیں گے، بلغمی بخار اور جگر کی تکالیف جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ عرق برنجاسف مل جاتا ہے آسانی سے۔ کدو دانے ختم کرنے کے لیے برنجاسف کے پھول 7 ماشے کی مقدار کو لیں، صفوف کر لیں، اور اسے شہد میں ملانے کے بعد چاٹنے سے کدو دانے ختم بھی ہو جاتے ہیں اور خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ بخار کے لیے 7 ماشا برنجاسف کا پنچانگ جو ہے وہ بھگو کر اس کا خیساندہ یعنی صرف پانی نتھار لیں، اور وہ پانی چاہے براہ راست پئیں یا حسب ذائقہ اس میں شکر ملا لیں۔ برنجاسف کا مزاج گرم اول، خشک درجہ دوم، گرم پہلے درجے میں اور خشک دوسرے درجے میں بتایا گیا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 3 سے 5 گرام ہے۔ اس کی مضرت گرم مزاج والوں کے لیے اصلاح کے لیے ہم انیسون شامل کر لیں گے، اور اس کے بدل کے طور پر افسنتین استعمال کیا جا سکتا ہے یا بابونا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مرکبات جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ عرق برنجاسف، اس میں جو فائٹو کیمیکلز پائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سوس کوئٹاپین، لیکٹونز، فلیوونائڈز، فینولکس، کومرینس، الکلائڈز، امینو ایسڈز، بہت سارے الکینز، پولی ایسیٹیلینز، یہ سارے فائٹو کیمیکلز اس میں موجود ہیں، اور انہی بنیاد پر اس کے جو اثرات جو ہیں، اس کے ایکشن سامنے آتے ہیں۔ فارماکولوجیکل ایفیکٹس فاؤنڈ ان سائنٹیفک اسٹڈیز آف برنجاسف جو ملے ہیں وہ یہ ہیں:
اس میں بہت سارے ایسے ایکشن بھی آپ کے سامنے نظر آئیں گے جو ہمارے حکمہ نے جو ان کے مشاہدات اور تجربات تھے اس میں نہیں معلوم کر سکے، اور نئی تحقیق کی بنیاد پر وہ اثرات بھی، وہ ایفیکٹ بھی سامنے آئے ہیں. جیسے یہ نافع سرطان ایفیکٹ جو ہے پہلے نہیں پتا تھا. یہ اینٹی اسپرمیٹوجینک ہے، حمل کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی پایا جاتا ہے. یہ مقوی قلب بھی پایا گیا، یہ بھی پہلے پتا نہیں تھا. اور اس میں امیونو سپریسو ایکشن ہے، یعنی مناعت کو کم کرتا ہے. خاص طور سے جب اعضا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، تو اس میں امیونو سپریسو ڈرگس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں یہ اثر بھی پایا گیا ہے، اس میں جعلی اثر بھی پایا گیا ہے. تو بہت سارے ایسے ایکشن ہوتے ہیں جو حکمہ اور اطباء نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں نہیں معلوم کر سکے. جدید تحقیقات آج ہمارے سامنے اس کے فوائد اور اس کے افعال ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنی حکمت میں، ہماری پریکٹس میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کچھ پیپر ہیں آپ کے سامنے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، جس میں برنجاسف کے تعلق سے بہت تفصیلی معلومات دی ہے، اس کے تحقیقی مراحل کے بارے میں ذکر ہے. یہ ایک دوسرا پیپر ہے جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں چھپا ہے. اور ایسے کئی بے شمار تحقیقی آرٹیکلس ہیں جو مختلف مستند جرنلز میں اور میگزینس میں چھپ رہے ہیں. دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں.